हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में। आज हम पॉलिटी का लेक्चर 1 करने वाले हैं, ठीक है, जिसका टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आज से पहले भी आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने पॉलिटी को देखा है, पीवाईक्यूज को समझा है, पॉलिटी किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में जानते हो। बट क्या है, आज हम लोग पूरी तरह से अप्रोच को चेंज करेंगे। आज हम लोग पीवाईक्यू ड्राइविंग, जो हमारा पॉलिटी पढ़ने का अप्रोच है, उस तरह से चलेंगे। हम लोग आज से पहले जब लक्ष्मीकांत पढ़ते थे, तो हम लोग वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत को देख रहे होते थे। पूरे लक्ष्मीकांत का एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे, जो लक्ष्मीकांत के आधे पेजेस में बनते थे, और फिर उसको रिवाइज करने में हमें और टाइम लगता था, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे जहां से हमें रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। हम जहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से हमें कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। देखो, जो आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हमारा पूरा देश चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होके बना है। वो कोई एक दिन में बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसके इवोल्यूशन में जितने भी ब्रिटिश टाइम पीरियड के एक्ट्स थे, उन सब का रोल रहा है। हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का आज फीचर है, उन सब में जो भी ब्रिटिश एक्ट्स आए थे, जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुए थे, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और यही रीजन है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये सिर्फ एक्ट्स का चैप्टर नहीं है जहाँ पे सिर्फ आप एक्ट्स को पढ़ रहे हो। ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेगा कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर कैसे डेवलप हुआ। ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेगा कि सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया। यही चैप्टर है जो आपको ये बताएगा कि गवर्नर, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश सिस्टम को किस तरह से एक्सेप्ट किया, किस तरह से मॉडिफाई किया, ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर से पता चलने वाली है। देखो, अगर आप पीवाईक्यू देख के बैठ रहे हो लेक्चर देखने के लिए, जो कि मैं सभी को कहता हूँ, पीवाईक्यू देखो फिर आओ लेक्चर देखने के लिए, आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। यूपीएससी क्या करता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन एकदम फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। क्यों क्यों फैक्चुअल है, वही तो समझना है। क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग पहले के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा हिस्ट्री का भी चैप्टर है, और हिस्ट्री क्या है, फैक्चुअल होता है। प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल हिस्ट्री पूछा जाता है, आजकल एनालिटिकल हिस्ट्री में भी हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट गवर्नर कौन था। अभी ये डायरेक्ट गवर्नर नहीं पूछता, गवर्नर में भी चेंजेस हुए थे, कि जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर पूछेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट बनता है, और फिर आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हो। हमें उन सब चीजों को क्लियर करना है। हमें ये जानना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों बना था, ठीक है। हम लोग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में देखते हैं, वो क्यों बना था, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था, और इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया गया था। तो आज के टाइम पे भी आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक फीचर आखिर क्या बताता है। इसलिए आज का जो लेक्चर है, वो लेक्चर, एक मिनट, ये क्या मैंने बताया था, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएगा, आज का लेक्चर आपको लॉजिक भी बताएगा, कंटेक्स्ट भी बताएगा, और कंटिन्यूटी भी बताएगा कि आज के टाइम पे वो चीज कैसे चल रहा है। तो अगर आप एक बार लेक्चर देख लोगे तो दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर के थ्रू ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आज मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इस पार्ट से आने वाला हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे कवर किया जाए, कम से कम टाइम में, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखते हो, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जो कंपनी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट लाए थे, उन सब के बारे में। तो ये जो एक्ट है ना, ये फेज वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि फेज 1 में क्या हो रहा था। फेज 1 समझो, और हर फेज का कोई ना कोई मीनिंग है।
ये जो फेज 1 है, ये बेसिकली कंपनी का रूल दिखाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन, पार्लियामेंट इसमें किस तरह से इंटरवेन कर रहा है, हम ये सारी चीजें कहाँ देखेंगे, फेज 1 में। अभी देखो फेज 1 में जो सबसे पहला एक्ट आता है ना, वो क्या, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये क्या है, ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे पहला और सीरियस इंटरवेंशन है, जिसको वो एक्ट्स के थ्रू कर रही है। अभी क्वेश्चन आता है ना कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, कि सोचो 1600 में चार्टर इशू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1600 से लेके 1773, मतलब लगभग लगभग ये 1773 जब हम देखेंगे तो 173 ईयर्स के बाद ये आता है। क्यों आता होगा, क्या रीजन होगा? देखो इससे पहले क्या हो रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, ये सिर्फ ट्रेड कर रही थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। अभी क्या होता है ना, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे आफ्टर 1773, इस टाइम पीरियड तक क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ पलासी जीत चुकी होती है 57 में, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुकी होती है 64 में। एंड इस तरह से क्या होता है ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहती है। अगर प्रैक्टिकली देखो तो क्या है, उसको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया था, ठीक है। वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो आर्मी मेंटेन कर रही थी। कभी देखा है कि कोई कंपनी है आज के टाइम पे, जैसे अंबानी जी हैं, आर्मी मेंटेन करके रख रहे हो, वो वॉर्स लड़ रही है। सोचो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ये सब काम कर रही है, तो इसके कारण क्या होता है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, अब ये क्या है ना, एक सोवरेन रूरल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सोवरेन रूलर, जब उन्हें ये लगता है कि अब सोवरेन रूलर की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर चुकी है, तो वो क्या चाहती है, ये तो ब्रिटेन की कंपनी थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे देखती है कि ये सोवरेन रूलर की तरह बिहेव कर रही है। साथ ही साथ जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, वो सब क्या है, करप्शन में इन्वॉल्व है, वो लोग पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, कंपनी को घाटा हो रहा है। और इसी टाइम पे क्या हुआ था ना, कि आप देखोगे 1770s के टाइम पे बंगाल में फेमाइन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। ये जो बंगाल फेमाइन है, ये क्या है ना कि गवर्नेंस का फेलियर दिखा देता है। और गवर्नेंस का फेलियर में आप देखोगे इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, कि सब कंट्रोल ब्रिटिश कंपनी के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और वहां के जो लोकल रूलर थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल रूलर बन के रह चुके थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी, अकाउंटेबिलिटी उनके पास थी, लेकिन पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और यहीं से क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। ये जो गवर्नेंस का फेल्योर है, ठीक है, ये जो गवर्नेंस का फेलियर है, ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहली बार कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए मजबूर कर देती है। और इसीलिए क्या होता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। देखो इसका नाम ही रेगुलेटिंग है, ये अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रही है, बस ये उसको रेगुलेट करने के लिए आती है। और इसीलिए देखोगे कि आप अगर 1773 के प्रोविजन को देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नर होता है ना बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है, ठीक है। अभी देखो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है, ये एक क्या था, एक नया टाइटल दिया गया बस, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये फर्स्ट जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग। ये उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे। जब ये एक्ट आता है, उनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो और यहाँ पे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, जिसमें क्या आते थे, बॉम्बे
एंड मद्रास। ये क्या थे? ये पहले इंडिपेंडेंट थे। अब क्या है, गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाने के बाद, ये टाइटल बनाने के बाद, इन दोनों को बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। और यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये ना एक फीचर दिखा रहा है सेंट्रलाइजेशन का, कि पावर अब सेंट्रलाइज हो गई है इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पावर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया। ठीक है। अभी देखो, जब सेंट्रलाइजेशन की बात होती है ना, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, एक आदमी सारा पावर होल्ड कर रहा है। तो क्या है ना कि उतना ज्यादा पावर कोई एक इंसान नहीं होल्ड कर सकता, प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी को सोचते हुए क्या हुआ कि इस सेंट्रलाइजेशन के साथ एक और चीज इंक्लूड की गई। और ये क्या इंक्लूड किया गया? यहाँ पे इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये क्या बताता है? आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो गवर्नर जनरल को इतना पावर दिया गया है, वो अपने पावर को अच्छे से यूज कर सके, इफेक्टिवली यूज कर सके। तो ठीक है, तो उनको कोई और भी चाहिए जो सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अटैच कर दिया गया। अब ये क्या था? ये 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। और जो काउंसिल का नेचर था, आप देखोगे यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना, ये 4 मेंबर जो थे, ये मेंबर्स कौन थे? ये ब्रिटिश मेंबर थे। और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा था, ठीक है, ये डिसीजन लिया जा रहा था मेजोरिटी से। 4 लोग हैं, 3:1 में ही डिसीजन लिया जाएगा। 2:2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये टाई हो जाएगा। और ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो गवर्नर जनरल था, वो इस काउंसिल के डिसीजन से बाउंडेड था। अभी यहाँ पे वीटो पावर ऐसा कुछ था नहीं उसके पास। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि इस कारण से जो डिसीजन मेकिंग है, ये क्या हुआ, सॉरी, इस कारण से ये डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, ये स्लो हो गया। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर था, एंड काउंसिल, इन दोनों के बीच में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। आप देखोगे, आप अगर पूरा पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत जो भी पढ़ा हुआ है, या तो जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उनको पता होगा कि इन दोनों के बीच में डिसीजन मेकिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। और इसीलिए 1773 का एक्ट, अगर यहाँ कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए कि गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर था 1773 में, तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये पावर एब्सोल्यूट नहीं था। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये तो था। अब इसके अलावा क्या इसमें इंक्लूड किए गए थे, हम पूरा बात करने वाले, सब कुछ बहुत क्लियरली समझाएंगे। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। लोग बोलते हैं सर सुप्रीम कोर्ट आया, इसका क्या काम था, नहीं काम था। देखो, मेन क्या है ना, समझो इस चीज को अच्छे से। 1774 में सुप्रीम कोर्ट आता है। रीजन क्या होता है? देखो, इंडिया में इससे पहले कोई बाहर की कंपनी थी नहीं। जितने भी लोग थे, वो लोकल जुडिशरी के सिस्टम से गवर्न होते थे। जब भी प्रॉब्लम होती थी, लोकल जुडिशरी जस्टिस ये कर रहा था। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट आ जाते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश पीपल आ जाते हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वो लोग इंडियन को रेशियली थोड़ा सा नीचे मानते थे। ठीक है, रेशियली वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इसी जुडिशरी से उन्हें भी न्याय मिले। तो क्या दिक्कत आ गई, वहां पे जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे ना, उन लोगों में लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा था, और उन लोगों को भी लॉ के अंदर रखना था ताकि वो लोग भी अच्छे से रहे। और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो कि प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिनके कारण की प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे। इन चक्कर में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारे ब्रिटिश जज थे। एंड साथ ही साथ इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता था, वो क्या होगा, खुद सोच के देखो, अगर जिस प्रॉब्लम के लिए आया वही होगा ना। तो इनका जो ज्यूरिसडिक्शन था, ये मेनली क्या था, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था। जो ब्रिटिश
पीपल वहां पे है, और ज्यादातर ये कंपनी के ऑफिशियल्स पे था, सब्जेक्ट एंड कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरह है? नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है। तो अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए प्री में ऐसा, तो आप उसको गलत कर पाओगे। कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है, जो भी चीज आया क्यों आया ये जानोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखो, जब 1773 का एक्ट आता है, ये क्या करता है ना, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई रेगुलेशन था नहीं, अपनी मर्जी से सब काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस क्राइसिस में आप देखोगे कि क्या होता है, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और जो सुप्रीम कोर्ट था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कोर्ट रेवेन्यू कलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर रहा था, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहता था, और इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर रहा था। इन वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस चीज के लिए ये एक्ट लाया गया था, एक गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए, ये क्या हुआ, ये और ज्यादा पैरालाइज्ड हो गया, प्रॉब्लम और ज्यादा हुई। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कैसे लड़ाई हो रही है। इसी कारण से क्या होता है ना, इसके बाद फिर एक एक्ट आता है, इसका नाम होता है अमेंडिंग एक्ट 1781। ये दूसरा एक्ट है। अभी देखो, ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि 1773 के एक्ट में जो भी प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, क्योंकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट क्लैश हो रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इसके कारण ये एक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के काम जो थे ना, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थे। इन दोनों का जो एक बाउंड्री होता है, वो क्लियर बाउंड्री नहीं था। इसीलिए क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे थे, और ये चीज ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आ जाता है। इसीलिए इस एक्ट में क्या होता है, जुडिशरी को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जुडिशरी के जो प्रॉब्लम थे, उन प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे जो ये एक्ट है, इस एक्ट के प्रोविजंस अगर हम देखेंगे, तो देखना इसके प्रोविजन में क्या क्या दिखता है। पहला प्रोविजन होता है सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्डिक्शन। इसको क्या किया, इसको लिमिटेड बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, सिर्फ कैलकाटा तक और वहां पे रहने वाले ब्रिटिश सब्जेक्ट, इन लोगों के ऊपर ही इनका कंट्रोल था। ठीक है, और देखो, अब सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है कि कैलकाटा तक एंड यहाँ पे रहने वाले जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों तक ही होता है। और भी प्रॉब्लम थे, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन अभी हमको पॉलिटी की तरह समझना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को देख रहे हैं इन एक्ट के थ्रू, तो बस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद जो कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी का क्या होता है कि जो भी रिवेन्यू मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं करने लगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इन सब एक्शंस में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करने लगा। ये सारी चीजें क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर कर दिए गए। ठीक है, एक तो ये काम, और दूसरा क्या काम हुआ अमेंडिंग एक्ट में, दूसरा हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो था, इसके एक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव अपने काम करें, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और काउंसिल, ये जो दो लोग थे, इन लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इन लोगों को जुडिशियल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जुडिशरी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को क्लियर एक बाउंड्री बता दिया गया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में इस कारण से नहीं होने लगा।
एक चीज ये किया गया कहाँ पे, हम देख रहे हैं अमेंडिंग एक्ट 1781 के टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो बाउंड्री क्रिएट हुआ, ठीक है, और यही बाउंड्री क्या होता है लेटर टाइम में सेपरेशन ऑफ पावर का एक बेस बन जाता है। ऑफ पावर का एक बेस बन जाता है, और साथ ही साथ जुडिशियल बाउंड्री कहाँ तक होगी इसका फाउंडेशन बनता है। ठीक है, ये तो था अमेंडिंग एक्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है तीसरा एक्ट। ये क्या होता है, ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी के 3 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और जब ये एक्ट आता है ना, ये बेसिकली एक रियल ब्रिटिश कंट्रोल दिखाना स्टार्ट करता है। यहाँ से ब्रिटिश अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है बहुत अच्छे तरीके से, और ये उनके पॉलिसीज में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो ये एक्ट आता क्यों, देखो 1781 में जब अमेंडिंग एक्ट आता है, इसके बाद में क्या होता है, कंपनी रेगुलर वॉर कर रही थी। कंपनी क्या कर रही थी, वॉर्स लड़ रही थी। और इसी टाइम पे क्या होता है ना, एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। ठीक है, और ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके कारण क्या हुआ था, ब्रिटेन इंडिया में रहते हुए यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जा रहे थे। तो ये क्या हो रहा था, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट हो रहा था। इसी टाइम पे क्या होता है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये भी रियलाइज हो जाता है कि इंडिया जो है ना, अब और सिर्फ उनका कमर्शियल एसेट नहीं है, अब इंडिया उनका पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया है। क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में जाके क्या हो रहा है, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी अपना ट्रेड करे, जिस काम के लिए उसे चार्टर दिया गया है क्वीन विक्टोरिया से, उसको जो मोनोपोली दी गई है वो करे। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो क्या होंगे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ जाए। और बेसिकली यहाँ से डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आपको दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप देखोगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट जब आता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला आप देखोगे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है। और ये क्या होता है, आखिर ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, दो ब्रांच बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, एक बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो मैंने बोला अभी कि ट्रेड का काम कंपनी करे और पॉलिटिकल पावर का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, दो बॉडी बनाई गई, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या है, ये बेसिकली कंपनी की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एंड प्रॉफिट, इन चीजों के लिए इसका, ये सारी चीजें इसके अंडर दे दी गई। जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पावर है ये क्या है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गई। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी हो गई। जो भी वॉर्स होंगे, ठीक है, जो भी ट्रीटीज होंगी, रेवेन्यू होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीजें अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल कर रही है। कंपनी ट्रेडर बन के रह गया, और गवर्नमेंट अब रूलर बन जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज देखने मिलता है। और ये जो डुअल कंट्रोल है ये कहाँ से आता है, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आता है। तो जो कंपनी हम देख रहे थे, जब कंपनी का रूल एक्चुअल में चल रहा था, ठीक है, ये जो फेज वन हम लोगों ने देखा, ठीक है, कहाँ है फेज वन, हाँ, ये फेज वन, जब कंपनी का रूल था और पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन हो रहे थे, इस बीच में 3 एक्ट आए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमने देखा जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, फेज टू स्टार्ट हो जाता है, फेज टू। और ये जो फेज टू होता है, ये बात करता है चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसको ऐसे लिखते हैं कि अब ये जो चार्टर एक्ट है ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं बनाता है, ये इवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, किस चीज का, स्ट्रॉन्ग सेंटर का। अभी देखो क्या होता है ना कि 1784 ये चीज हमें पता चल गया। अब आता है यहाँ पे एक एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1793। 1793 ये जो चार्टर एक्ट आता है 1793 में, ये होता क्या, लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्यों आ रहा है। देखो चार्टर एक्ट कुछ नहीं, आप याद करो जब 1600 के टाइम पे क्वीन विक्टोरिया ने एक चार्टर इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्टर्न ट्रेड का मोनोपोली आपके पास है, यहाँ पे कोई और ब्रिटिश कंपनी एंटर नहीं करेगी, ठीक है, इसमें पूरी तरह से आपका मोनोपोली, आप जो करना चाहते हो उधर करो। और यही चार्टर क्या होता है 1793 में रिन्यू किया जाता है। और ये जो रिन्यूअल है इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसे और टाइम दिया जाता है 20 ईयर्स का, कि ये जो आपका मोनोपोली है ये और 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सैलरीज है, ये सैलरीज जो आपको वो कहाँ से मिलेगी, वो आपको इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे उनको जो सैलरी दी जा रही है वो सैलरी कहाँ से होगी, अब आपको सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी। अब ये सैलरी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज किया जाता है चार्टर एक्ट 1793 से। अब क्या है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जब 1793 में चार्टर एक्ट आता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 20 साल का टाइम दिया गया, तो जस्ट इसके 20 साल बाद दूसरा एक्ट आता है, और ये होता है क्या, ये होता है चार्टर एक्ट 1813। अब ये है इंपॉर्टेंट एक्ट। अब ये क्यों है, देखो जो 20 साल दिया गया था वो 20 साल अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो कंपनी की मोनोपोली थी, इस मोनोपोली के बारे में बात होगी, ठीक है, कंपनी मोनोपोली, ठीक है। ये जो कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली थी, इस मोनोपोली को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्यों क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ना इस टाइम पे क्या होता है ना कि ब्रिटेन में इंडिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है वो अपने एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ब्रिटेन इकोनॉमी पूरी तरह से रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे अब जो है ना कि नए नए आइडियाज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं सब आइडियाज में आप देखोगे जो वेल्थ ऑफ नेशन जो कि एडम स्मिथ ने लिखा था, वो फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। और फ्री ट्रेड में कंपनी की मोनोपोली जो है वो ब्रिटेन में क्रिटिसाइज की जा रही है। क्यों क्रिटिसाइज की जा रही है, इस मोनोपोली के कारण करप्शन हो रहा है, इंडिया की हालत खराब हो रही है, फेमाइन जैसे सिचुएशन हो रहे हैं। ये सारी चीजें ब्रिटेन में भी पता चल रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी पता चल रही है। और उस कंट्री में भी क्या हो रहा है, इस मोनोपोली को लेके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था। और इसीलिए क्या होता है कि जो वहाँ के ब्रिटिश मर्चेंट होते हैं और भी अदर मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाए। और इसी कारण से आप देखोगे इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो क्या, ये जो प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं। देखो सबसे पहला जो प्रोविजन होता है, आखिर ये एक्ट क्यों आया, हम समझ गए कि जो ट्रेड मोनोपोली थी उस चीज को खत्म करने के लिए आई थी। इसीलिए इसके प्रोविजन में देखोगे जो पहला प्रोविजन है, यहाँ पे उसकी जो ट्रेड मोनोपोली होती है इसको खत्म कर दिया जाता है। अब सारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई, लेकिन इसे कुछ कुछ चीजें अलाउ की गई, जैसे क्या, एक्सेप्शन दिया गया। और ये क्या था, एक्सेप्शन था टी, कहाँ के लिए, चाइना के लिए। चाइना के साथ जो टी ट्रेड था ये एग्जेम्प्ट कर दी गई, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे इसके साथ ही और भी चीजें अलाउ की गई, क्या, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इन लोगों को भी इंडिया में अलाउ किया गया, ठीक है, कि ये लोग भी इंडिया में आए और
इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाएगा क्रिश्चियन मिशनरी कब से अलाउ किए गए कॉन्स्टिट्यूशनली, तो आप ये लिखोगे 1813। उससे पहले से भी आ रहे थे, ऐसा नहीं आ रहे, लेकिन अब गवर्नमेंट भी इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इस चीज को अब बढ़ावा दे रहा है। बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक थी चीजें। ठीक है, टी और एक और था टोबैको, इसके लिए भी दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे एक ही चीज क्यों लिख रहे हैं। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। 1833 में क्या होता है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग सेंटर का एक क्लियर आपको दिखेगा बिगिनिंग। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो इस एक्ट के कारण क्या हो रहा है। इस एक्ट का पहला रीजन कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। और ये जो पहले होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अभी देखो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब क्या मतलब है, बंगाल से इंडिया करने का मतलब क्या है कि अब जो उनकी अथॉरिटी है ये ऑल इंडिया अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब जो है प्रोविंसेस ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए। कौन कौन, मद्रास और बॉम्बे। अब क्या है, आप देख रहे हो सेंटर को पूरा पावर दिया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये जो बायसनेस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देख रहे हो आज के टाइम पे देख रहे हो ना कि सेंटर को ज्यादा पावर क्यों, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो 1833 से ये स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हो जाती है, कंप्लीटली एंडेड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में वो क्या कर रही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। ये चीजें कहाँ होती है, ये चीजें होती है चार्टर एक्ट 13, चार्टर एक्ट 33 में। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होता है ना, इसके बाद इस एक्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं। ठीक, तो अब क्या होता है 1853 में एक और चार्टर एक्ट आता है, तो हम इसको लिख देते हैं फोर्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देख रहे हो कैसे यहाँ पे एक्ट्स आ रहे हैं, हर एक्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अभी देखो चार्टर एक्ट 1853 क्यों आता है, देखो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। यहाँ पे पावर गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है सारे पावर। ठीक है, इनको एक बहुत ज्यादा पावर देने के बाद हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं 1853 में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन और चेक्स की जरूरत हो जाती है कि हर एक पार्ट में जिस भी अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हर चीज में जो बेसिकली उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन रखता है उनको उस पोस्ट पे बिठाया जाए। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसी कारण से इसके प्रोविजन अगर आप देखोगे तो इसके प्रोविजन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे बात हो रही है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव के पास ही दोनों फंक्शन थे ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जो दोनों पावर थे कि वही लॉ बना रही है, वही लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रही है, ये चीज को अलग अलग करने की बात हुई कि अब सब पावर एक ही इंसान के पास नहीं होगा। तो ये जो पावर है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, ये दोनों पावर को सेपरेट कर दिया गया। एंड साथ ही साथ अभी तक क्या हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश
पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और इसी टाइम पे 1853 में क्या होता है, ये भी प्रोविजन लाया जाता है कि ये जो सिविल सर्विस है, ठीक है, जो आज हम लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको ओपन कंपटीशन बना दिया गया कि अब कोई भी बैठ सकता है। अब जब ये सारी बातें होती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो हमें सेपरेशन दिख रहा है, ये सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है 1853 के बाद से। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, 1833 में पावर को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन फिर प्रॉब्लम देखा गया। अब 20 साल के अंदर वो प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि किसी एक के पास ही सारा पावर रहने से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देते हैं। और साथ ही साथ इंडिया में जो डिमांड चल रहा था सिविल सर्विस के कंपटीशन को, कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए, इंडियंस को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इसके लिए ओपन कंपटीशन का कॉन्सेप्ट बनाने की बात हुई। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया? ये नहीं हुआ। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है कि 1853 तक ये सारी चीजें, चार्टर एक्ट आया। अब क्या होता है, फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फेज 3 है, ये क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि इसी टाइम पे ग्रेट रिवॉल्ट होता है 1857 1856 में, सॉरी, 1856 में ये जो ग्रेट रिवॉल्ट होता है, सिपाही म्यूटनी होता है, ये सारी चीजें जो इंडिया में होती है, इसके कारण क्या होता है, इंडिया में आप देखोगे एक ब्रिटिश के अगेंस्ट इमोशन जगना स्टार्ट हो जाता है, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पे अब पूरी तरह से क्राउन रूल लेकर आ जाता है। और ये जो क्राउन रूल है, ये स्टार्ट होता है पहले एक्ट से, जिसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। देख रहे हो एक्ट के नाम कैसे चेंज हो रहा है? जब तक सिर्फ रेगुलेट करना था तब तक रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद जब नीड देखा गया कि नीड है चार्टर को वापस से रिन्यू करने की, तो चार्टर एक्ट आ रहे थे। अब दिखा कि लोग एक बढ़िया गवर्नमेंट के डिमांड कर रहे हैं, जिससे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ये दोनों ठीक हो जाए, तो वहां से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों आया? आपको बताया गया 1857 का रिवॉल्ट, और साथ ही साथ कि कंपनी का जो रूल था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये क्या क्या प्रोविजन लेके आता है? ये प्रोविजन लेके आता है, सबसे पहला समझो, ब्रिटिश क्राउन रूल। मतलब इंडिया अब ऑफिशियली अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ दूसरा क्या किया गया, दूसरा यहाँ पे कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ था सर? अब क्या है, इसी चीज के लिए इंडिया के अफेयर्स को ठीक रखने के लिए यहाँ पे एक और चीज बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट। देख रहे हो यहाँ पे, एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। अब जो है एग्जीक्यूटिव, ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ से पूरा का पूरा पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चले जाता है। अब जब ये चीजें हुई होती है, तो यहाँ पे डिमांड उठता है क्या चीज का? यहाँ पे डिमांड उठता है जो इंडियंस हैं, इनको इंक्लूड किया जाए, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है। 1858 के एक्ट में हमें ये पता चल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल ले चुका है, कंपनी के रूल को एबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ इंडिया को चलाने के लिए एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया। अब क्या होता है, अब आता है फेज 4। इस फेज 4 में क्या होता है, फेज 4 में बेसिकली आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, ये स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए इसमें जब पहला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये क्या बात करता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस एक्ट में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या किया जा रहा है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। अभी भी देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी भी इंडियंस को इंक्लूड करने की बात हुई, तो कहाँ इंक्लूड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसमें भी ये जो इंक्लूजन की बात हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है नॉमिनेशन के थ्रू, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है उनको नॉमिनेट कर सकती है। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, नॉमिनेशन। और इस नॉमिनेशन में फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं, द राजा ऑफ बनारस। बनारस के राजा को क्या किया जाता है, यहाँ पे पहला नॉमिनेशन होता है, और ये कब होता है, 1862 में। इसको नॉमिनेट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक मेंबर बना दिया जाता है। ठीक है, एंड इसी के बाद क्या होता है, दूसरा एक्ट आएगा, और ये दूसरा एक्ट क्या होगा, अब इसका भी नाम होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देख रहे हो कितने टाइम बाद आ रहा है, फर्स्ट आया था 1861 में, फिर आता है 1892 में। इस एक्ट में क्या बात की जा रही है, इस एक्ट में आप देखोगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात। यहाँ पे अभी भी जब ये इलेक्शन की बात होती है, ऐसा नहीं होता है कि इनका जो इलेक्शन हो रहा है ये ऐसा है कि सभी को अभी के टाइम पे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है, और इस इलेक्शन में भी ना ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको जो चुना जा रहा है वो एकदम वोटिंग सिस्टम हो रही है। यहाँ पे इस तरह की चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं की गई है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आता है 1892 में, यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की जाती है, और साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनको ऐड किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी इन लोगों को अब बजट डिस्कस करने की पावर दी जा रही है, बजट डिस्कशन को अलाउ किया जा रहा है। इससे पहले क्या था, इससे पहले आप सिर्फ सुन सकते थे, आप कुछ पूछ नहीं पा रहे हो, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। अब क्या है, आप बजट को डिस्कस कर सकते हो। एंड इसी के बाद क्या होता है, एक और एक्ट आता है, तीसरा एक्ट, ये होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये तो सभी को याद होगा, ये एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ये एक्ट जब आता है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। देख रहे हो, पहले यहाँ पे नॉमिनल एक्सपेंशन होती है, फिर यहाँ पे अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 1909 में जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं इसको, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम जो जानते हो ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो यहीं से स्टार्ट होता है। अभी क्या होता है, इसी के साथ साथ इंडियंस को
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ऐड करने की बात होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बेसिकली इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड करने की बात हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया, ठीक है, और यहाँ पे इंडियंस को इंक्लूड किया गया। और जो फर्स्ट इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हैं, उनका नाम होता है एसपी सिन्हा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो था हमारा 1909 का। इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में इतना पढ़ने वाले हैं कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम बस ये देख रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो था मेरा फेज 4। अभी क्या है, इसके बाद जब हम फेज 5 में एंटर करेंगे, तो अभी तक इंडियंस को इंक्लूड करने की बात हो रही थी। अब देखो फेज 5, इसमें क्या होगा, इसमें बात की जाएगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। अब आपको ये चीज पता होगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से देखना है जो भी एक्ट्स पहले आए थे। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और इस एक्सपेरिमेंट का पहला एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो जाएगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, और यहीं से स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर का एक एक करके डेवलपमेंट होना स्टार्ट, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पे जो सबसे पहले आप देखोगे इसका फीचर, तो आपको दिखेगा डायरकी, डायरकी इन प्रोविंस। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट आ रहा है इसमें अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिखने स्टार्ट होगी। किस एक्ट में, 1919। और फिर आता है सबसे बड़ा एक्ट, ठीक है, और वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट है ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये इस एक्ट में क्या होता है ना कि आज के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लगभग लगभग 70 से 75% कंटेंट इस एक्ट से उठाया जाता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। इस एक्ट में बात की जाती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। इस एक्ट में बात की जाती है डायरकी जो है प्रोविंसेस में, इसको अबॉलिश करने की। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री क्रिएट की जाती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री। यहाँ पे आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट, इन सब के बारे में बात की जाती है। आज के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो इसी एक्ट से आता है, और इसीलिए इस एक्ट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। और जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या फिर कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे आप, उसमें क्या करना है, इस एक्ट को बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है, डायरकी जो प्रोविंसेस में आई थी इसको अबॉलिश करने की बात होती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज की बात होती है, आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट के बारे में बात होता है, ठीक है। और आप देखोगे इसके बाद आ जाता है एक और एक्ट जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट से क्या होता है, इस एक्ट से हम लोग आजाद हो जाते हैं।
ब्रिटिश रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ये सोवरेन बन जाती है। और क्या होता है यहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, अब इनको जो पावर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? पावर फ्रॉम पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। अब इनको लोगों से पावर मिल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो क्या है ना, कि आप बोलोगे सर आपने 1935 के साथ जस्टिस नहीं किया। ये एक्ट बहुत बड़ा है, इसको अगर अकेले में पढ़ने जाओ 1 घंटा लगेगा। बट मैं आपको बता दिया कि इसमें मेन मेन फीचर्स क्या क्या है। इसको आप क्या करोगे, जो भी बुक पढ़ोगे उसमें डिटेल में पढ़ना है, और बाकी जो भी चीजें वहां पे आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें, अगर आपसे एक सिंपल समरी पूछा जाए कि क्या हुआ, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कब आता है? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। अमेंडिंग एक्ट कब आता है? 1781 में। इसके फीचर्स क्या क्या है वो हमने देखा। डुअल कंट्रोल कब स्टेब्लिश होता है? 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम क्या देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक दिन या 2 दिन में बना हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये क्या है? ये एक इवोल्यूशन बताता है। कंपनी के रूल जब इंडिया में हो रहे होते हैं उस टाइम से हो रहा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फेलियर, उसके बाद जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट, इन सब को देखते हुए, इन सब चीजों को समझते हुए एक इवोल्यूशन होता है, उनमें करेक्शन किया जाता है, और फाइनल रिजल्ट बनता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है? ये बेस है हमारी पॉलिटी का। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से नहीं समझोगे तो प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी से पहले मैं कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बट अब जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, डाउट हो तो कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो। आप लोग जब ऐसा करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और तभी मैं इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा, जहाँ पे फ्री में वीडियोस अवेलेबल होंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो कि कोई नहीं दे रहा है, और इसी क्वालिटी के साथ मिलेंगे। और क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का पहला एक्सपीरियंस है जिसमें आप देख रहे हो। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इससे बेटर क्वालिटी की वीडियोस आने वाले टाइम पे मिलती जाएगी। डेली जो वीडियो आप देखोगे वो पहले वाले वीडियो से बेटर क्वालिटी की होगी, बेटर कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, और रेगुलर वीडियो देखो। और अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम पे मिलो। मेरे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उस टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करो, और आपके प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम को शेयर करो, और उसका सॉल्यूशन लो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।